नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं सीबी यादव जी, जो कि किसान आंदोलन में जिनकी अहम भूमिका है। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जो सबसे पहले किसान जाके बैठे थे, उस आंदोलन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है और आज भी वहां पर एक बहुत बड़ा बैकअप सपोर्ट हम लोग कह सकते हैं। वहां पे लोग जो उपस्थित हैं, मौजूद लोग जो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनमें सीबी यादव जी और उनके लोगों की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। हम लोग यादव जी से बात करेंगे क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लेवल पे आया है कि एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के बारे में और आंदोलन का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यादव साहब, विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। यादव साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है 4 लोगों की। वो 4 लोगों को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो चारों लोग तो पहले से ही सरकार समर्थित हैं या उनके विचार सरकार से मिलते हैं। तो किसानों के पक्ष की बात कैसे होगी या किसानों के समाधान कैसे निकलेंगे? इस कमेटी के चारों लोग और उनके बारे में क्या परसेप्शन है, क्या विचार बन रहा है, वो आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। अब कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे इतनी समीक्षा करें, लेकिन 2 तथ्यों पे ज़रूर गौर करना चाहिए। जब 8वें दौर की वार्ता 8 तारीख को हो रही थी, तो देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में निपटेगा। देश के कृषि मंत्री को कैसे पता कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में निपटेगा? मतलब उन्हें कैसे इस बात का, मतलब ये पहले से कैसे कह दिए? फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब 11 तारीख को सुनवाई की तो सरकार को लताड़ पिलाई तरह तरह से। लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है किसानों के पक्ष में आके खड़ा हो गया और एक तरह से जो सरकार बातचीत के नाम पे जो धोखा कर रही है, साजिशें कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको बेनकाब कर रहा है, सरकारी वकील को तरह तरह से लताड़ रहा है। लेकिन कभी भी कोर्ट के मामले में ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वहाँ बहस में क्या कहा। ऑर्डर मायना रखता है। जिस दिन ऑर्डर आया तो पता चला कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी वही काम कर दिया। 4 लोगों की कमेटियां बनाई। पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट का मूल काम क्या है? कानून की लीगलिटी और उसकी मतलब संवैधानिकता को चेक करना। सुप्रीम कोर्ट को चेक तो ये करना चाहिए था, नंबर 1, क्या ये कानून आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है या नहीं करता है, जो जीवन का अधिकार है? क्या ये कानून, जो मूल सवाल उठ रहा था कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे बना दिया गया, क्या ये सेंटर बना सकता है कि नहीं बना सकता है? उनके जो विचार जो थे, उन्होंने बल्कि एक 4 सदस्यों की कमेटी बनाई। और वो कमेटी क्या बनाई? उन्होंने कहा हम कानूनों को होल्ड करते हैं, कानूनों पे बैन नहीं लगाया, कभी भी हटा देंगे, और हम ये चेक करेंगे कि कानून का कौन कौन सा पक्ष किसानों के हित में नहीं है। सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई थी, वहाँ कोई चीज़ जनता के हित में है या नहीं है, इस बात का फैसला करने के लिए हमने लेजिस्लेचर का गठन किया और फिर एग्जीक्यूटिव का गठन किया। जुडिशरी का काम होता है उसकी विधिकता को चेक करना, उसकी संवैधानिकता को चेक करना। तो एक तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि हम ये देखेंगे कि किसानों के हित में कौन सी चीज़ है या नहीं है। फाउंडेशन ही शायद मुझे लगता है बहुत गलत हो गई। दूसरी चीज़, जो 4 लोगों की कमेटियों के नाम आए उसके बाद में तो बाप रे, दिमाग सटक गया पूरा, मतलब ऐसे खनक गया पूरा। एक नाम है अशोक गुलाटी जी, अर्थशास्त्री है, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री जी है। इस जो 3 कानून, जो कृषि कानून आए हैं, उनके जनक है ये। दूसरे हैं प्रमोद जोशी, ये अर्थशास्त्री हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं, लगातार अखबारों के अंदर आर्टिकल लिख रहे हैं इन कानूनों के पक्ष में। तीसरे हैं भूपेंद्र मान, ये एक किसान संगठन बना रखा है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय संगठन। ये वो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति नहीं है इस नाम। और एक है अनिल घनवाट, ये शेतकारी संगठन है, महाराष्ट्र में बहुत थोड़ा बचा है। ये दोनों संगठन वो हैं जो सबसे पहले, ये दोनों लोग गए मुख्य कृषि मंत्री जी से मिले और कहा कि हम इन कानूनों को समर्थन देते हैं। प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत होता है कि जिसका हित होता है वो कभी जज नहीं बन सकता। जिस कानून को ये लाए हैं और जिस कानून को लगातार उसके समर्थन में बात कर रहे हैं, वो जज बन जाए। नेचुरल जस्टिस बेसिकली किसी भी देश के सामान्य संविधान और कानून से भी ऊपर माना गया है। ये तो बेसिकली उस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया
और वो काम कौन कर रहा है? देश का सुप्रीम कोर्ट। मैं सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन मैं एक बीइंग ए सिटीजन, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैं उस किसान की लड़ाई में हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि हम इनकी सुनवाई में नहीं जाएंगे। ये क्या रिपोर्ट देंगे पहले से पता है। इसलिए किसान संगठनों ने ये तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि हम लोग 450-500 संगठन है, हम लोग इनके पास स्पेस नहीं, और इनको जो रिपोर्ट देनी है वो दे लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो काम करना है वो कर लेंगे। किसान का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी 2 मांग है वो पूरी नहीं हो जाए। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ इसमें कि ये जो 4 लोगों की कमेटी बनाई, इसमें 2 किसानों के पक्षधर या इधर की जो वार्ता में शामिल लोग हों, 2 जो सरकार ने, चारों लोग ही एक तरह से ये कह सकते हैं कि सरकार के पक्ष वाले लोग हैं इस कमेटी में। तो जैसे जैसे किसानों को पता चला कि ये 4 लोग कौन हैं, वैसे वैसे शाम होते होते इस डिसीजन के विरोध में सारा किसानों ने कह दिया कि भाई हम लोग किसान कानून ये वापस होंगे तो ही हम वापस घरों पर जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि किसान अब बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, आप जो कह रहे हैं उस हिसाब से, या क्या अभी आगे की रणनीति क्या है? देखो 3 बातें हैं। क्या हिस्टोरिकल रूप से भारत में या दुनिया में भी देख लें, किसान को न्याय कभी जुडिशरी से मिला है? जुडिशरी में पेश होने के लिए कितनी बड़ी बड़ी फीस होती है। किसान को न्याय अगर थोड़ा बहुत भी कहीं मिला है उसके राइट, तो वो सड़क पे मिले हैं। इसलिए पहले दिन से किसान आंदोलन संगठनों की नीति थी कि कोर्ट रास्ता नहीं है, ये एक नीतिगत मामला है, और नीतिगत मामला सरकार के लिए आता है। कोर्ट उसकी संवैधानिकता को चेक कर सकता है। इसलिए किसान संगठन तो उस चेक करवाने के लिए भी कोर्ट में नहीं गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब 11 तारीख को जब कृषि मंत्री से वार्ता विफल हुई, उसके बाद में कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि अब कोर्ट के पास में जाइएगा, हम तो वहाँ तय होगा ये। तब किसान संगठनों ने पहले से ही ये कह दिया कि नहीं, हमें कोर्ट में न तो हम गए थे और ना हम जाएंगे। और तीसरी चीज़, जब ये आया है उसके बाद में तो दिख ही गया। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है अब कि किसान को बेसिकली ऐसा समझा जाता था कि वो तो निरीह, अनपढ़, कम समझने वाला है, उसे तो कैसा भी बना दिया जाएगा, जातियों में बटा हुआ है। इस किसान आंदोलन की सबसे खूबसूरत चीज़ यह है कि नंबर 1, इसमें बौद्धिक वर्ग जुड़ा है, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों जिस भाषा में चाहे उस भाषा में बारीकियों को समझता, पूर्वानुमान लगाता है। और पूर्वानुमान क्या, सरकार की पिछले 5-6 साल की नीतियों से पूर्वानुमान लग जाता है, कॉमन मैन भी लगा लेता है। दूसरा, इस पूरे आंदोलन के भीतर किसान के साथ किसान पुत्र है। किसान अब बेसिकली वो किसान नहीं है जो सापा पगड़ी बांध के वो देखते ना कि भाई किसान अंग्रेज। इसमें किसानों के बच्चे हैं जो भविष्य देख रहे हैं, उसके कई कई डायमेंशन देख रहे हैं, और वो सारी चीज़ों को समझते हैं। आप जाइएगा उस, प्रवीण जी, मैं देश के हर नागरिक को कहता हूँ, इस कानून की सबसे मजबूत बात यह है कि कानून, इस आंदोलन की सबसे मजबूत बात कि आंदोलन में पार्टिसिपेट लेने वाला हर व्यक्ति कानून के बारे में और सरकार की इन साजिशों के बारे में बहुत अवेयर और बहुत समझता है वो। इसीलिए ये आंदोलन इतना सुदृढ़ता से, इतना लंबा और इतना अहिंसक तरीके से चल रहा है, और सरकार तोड़ने की कोशिश चाहे जितने कर ली, नहीं तोड़ पाई। तो अब क्या फ्यूचर है, कहाँ तक जाएगा आंदोलन? आपको क्या लग रहा है? आपकी तिरंगा यात्रा भी चल रही है, 26 जनवरी को किसान कह रहे हैं कि हम लोग मतलब कूच करेंगे और शामिल होंगे, जो झांकियाँ हैं, ये सब क्या होगा अब आगे? फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बिल्कुल साफ साफ है। बहुत कुछ तो इस आंदोलन ने प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ तो। इस आंदोलन ने देश के लोकतंत्र को जीवित कर दिया है। इस आंदोलन ने जो सत्ता, एक अति दुस्साहसी निर्णय कहते थे, हम कहते हैं अति उत्साही भी नहीं कहते, दुस्साहस में हर कोई निर्णय लेती थी। शायद मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसे निर्णय जो ले रही थी, भले ही आज वो नाक का सवाल बना ले, नहीं ले पाएगी। सत्ता में एक डर डाला है। ये कानून का जो आंदोलन का जो आगे रूप हम बात कर रहे हैं, ये तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूँ, उस आंदोलन की जीवंतता को समझता हूँ। तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी को गारंटी कानून बनाना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ प्रवीण जी, सत्ता ने नाक का सवाल बनाया है, लेकिन ये बात तय मानिए कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा, सरकार को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, अलग अलग रूपों में। जेपी मूवमेंट आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट था। सत्ता उस समय भी
इसी तरह से अति उत्साह में थी। तो केवल और केवल मुझे नहीं लगता कि ये कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन केवल 3 बिलों तक और एमएसपी गारंटी कानून तक सीमित रहेगा। जैसे जैसे व्यापक ये जन आंदोलन में तब्दील होगा, वैसे वैसे ये एक नया रूप लेगा। इसलिए किसान आंदोलन को आप इस देश में के लोकतंत्र में एक युग क्रांतिकारी बदलाव के रूप में आप इसका अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। तीनों कृषि कानून वापस ले ले सरकार और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे, वो भी एक बहुत बड़ा पक्ष माना जाता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का सब इंतजार भी कर रहे हैं। अलग अलग नेता, कई लोग उठाते भी रहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो। जैसे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने भी काफ़ी उठाया इस मामले को कि भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। इस बारे में क्या कहेंगे? कानून वापस और स्वामीनाथन आ जाए तो उस स्थिति में क्या है? तब तो सारा ही हो गया। हम तो इससे उलट भी बात कर रहे हैं। आप तीनों कानून को रख लो, आप मत लो वापस। लेकिन जो लागत का ड्योढ़ा भाव का जो एमएसपी का मामला है C2 फॉर्मूले से, उसको गारंटी के रूप में दे दो आप, तो किसान को एक सिक्योरिटी मिल जाएगी। इसलिए तीनों कानून वापस ले ले और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है ना कि सरकार तो दावा कर रही है ना कि हमने लागू ही कर दिया। वो एक बार क्या, देश का प्रधानमंत्री जी बार बार आके बोलते हैं कि लागू कर दिया, तो अब किससे पूछे? स्वामीनाथन आयोग कमीशन तो ये कहता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, जो पूर्ण लागत है, संपूर्ण लागत है, उस पर 50% मुनाफा देकर के किसान की आय सुनिश्चित की जाए। तो वो कर दे तब ना, तब तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं किया करेगी ना सरकार, तो झूठ पे झूठ बोली जा रही है। उससे क्या अपेक्षा रखे? लेकिन आंदोलन जिस तरह से अख्तियार कर रहा है, इस तरह से हम बिल्कुल इस बात के प्रति आश्वस्त है कि शायद इस देश का किसान जो सोया हुआ था, मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरी मान्यता है कि मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में इस सोया हुआ लोकतंत्र को, जो सोया हुआ किसान जो बिल्कुल पिस चुका था, जो नहीं उठ खड़ा हुआ था, उसको एक आपने मौका दे दिया और इस देश में किसान उठ गया, किसान का किसानत्व उठ गया। ये बड़ी बात है। हम तो इस आंदोलन की बड़ी सफलता इसमें मान रहे हैं कि किसान का ज़मीर जाग गया और पूरे देश के किसान एक माला में पिरो दिए गए। ये भी इस आंदोलन की सफलता को मैं कम नहीं आंक रहा। चाहे जो भविष्य हो, चाहे कानून का नाक कितना भी ऊपर करके जो भी हो, लेकिन यह आंदोलन पूरी राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जब इसके प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे, बहुत व्यापक बदलाव होंगे। इसीलिए जो आंदोलन में शरीक है, मैं उनसे कह रहा हूँ, आप इस देश में एक इतिहास रच रहे हो, इस देश के लोकतंत्र को आप जीवित कर रहे हो। और आपने जो गणतंत्र दिवस की बात कही है, प्रवीण जी, सच्चा गणतंत्र तो इसी बार मनेगा, क्योंकि सच्चा गणतंत्र घरों में नहीं बनता है। सच्चा गणतंत्र सड़क पर बनता है और अपनी आवाज़ के साथ बनता है। तो सच्चा गणतंत्र इस बार हर गांव में सड़कों पर मनेगा, किसान मनाएगा, और दिल्ली में ट्रैक्टर की परेड में मनेगा। हम जयपुर में भी ट्रैक्टर की परेड, अलग अलग जगह ट्रैक्टर की परेड का प्लान कर रहे हैं। तो सच्चा गणतंत्र इसी बार मनेगा। केवल जवान जो किसानों के बच्चे होते हैं, तो इस बार जवान के साथ किसान गणतंत्र मनाएगा। तो ये देश के लिए तो कम से कम बहुत अच्छी बात है कि इस आंदोलन के माध्यम से एक सच्चे गणतंत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ CB यादव जी, और आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा इस पे हम लोगों ने चर्चा की। आने वाले और भी इनपुट्स हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। यादव साहब से लगातार बातचीत करते रहेंगे, इनके आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।